Yeah, good evening, everyone. Today I will start with the anthropometry, study and relation with interior spaces. Like हम जान आप लोगों ने पढ़ा भी है, but still थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि एंथ्रोपोमेट्री क्या है, उसकी स्टडी कहाँ से इवॉल्व हुआ है और उसका रिलेशन क्या है हमारे इंटीरियर स्पेसेस के साथ जो हमारे डेली यूज में हम उनको फेस करते हैं. लाइक कंटेंट इज एवोल्यूशन, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे इसका बर्थ हुआ, क्यों हम एंथ्रोपोमेट्री को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं अपने आर्किटेक्चर में और डिजाइनिंग. वाइल डिजाइनिंग व्हाई एंथ्रो इज कंसिडर्ड the most important thing while designing in architecture as well as for interior spaces. Some theory part and earlier कौन से instruments use होते थे एंथ्रो और ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए. मिसलेनियस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी डायमेंशंस, जो भी हमारे बॉडी डायमेंशंस है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो तरीके से डिवाइडेड है. जो भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के तो वो कैसे डिवाइडेड है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉडी डायमेंशंस हैं ये स्टडी करेंगे. अगेन जॉइंट मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट मोशन जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए while designing furniture, while designing spaces, while thinking about spaces. And anthro, lastly we'll study कि anthro for residential spaces में एंथ्रोमेट्री का क्या कहाँ पे कैसे यूज होता है, स्पेशली लिविंग, डाइनिंग, स्लीपिंग एंड कुकिंग स्पेसेस के लिए. So evolution of study is, this is a human figure which you are seeing. यहाँ पे this is ये इंस्पिरेशन ली गई है एक वेट्रुवियन मैन से. वेट्रुवियन मैन वाज अ बेसिक फिगर जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हाथ फैलाए हुए खड़े हैं और इनके लेग्स भी अपार्ट हैं. तो ये जो पूरी स्पेस बनती है दैट इज अ सर्कुलर स्पेस. सो द ये स्टडी में ये फाउंड हुआ विक्टोरियन मैन बाय जॉन गिब्सन एंड जे बोनोमी. 1857 में उन्होंने स्टडी की थी. तो उन्होंने ये इंफ्लुएंस निकाला गया कि जो भी स्पेसेस हैं ह्यूमन फिगर के, दिस द सर्कल विच दे ऑक्यूपाई, ये पूरी स्पेस हर मूवमेंट के बाद इतनी ही स्पेस होती है जो एक ह्यूमन फिगर ऑक्यूपाई करता है. तो इसी ह्यूमन फिगर की ही बार बार इसको बार बार रिफाइन किया गया. और भी लोग आए जिन्होंने और भी ह्यूमन फिगर बनाया और बताया कि ह्यूमन फिगर को इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं. लाइक ये वाला जो फिगर है ये ली कॉब ने बनाया था, उन्होंने डिजाइन किया था. और इनके अकॉर्डिंग दिस इज द हाइट और दिस इज द एक्चुअल फिगर विच इज यूज फॉर स्पेस यूटिलाइजेशन होती है इसमें. एंड फाइनली जो स्टडी एंथ्रो स्टडी के लिए जो एक इम्पोर्टेंट गोल्डन फिगर निकाला गया इज दिस, जिसमें एक नेवल से लेके जो भी हाइट है वो कंसिडर की गई है. अगर हम ऊपर जाना है तो हम नेवल से ऊपर कंसिडर करेंगे और नीचे जाना है तो नेवल से नीचे कंसिडर करेंगे. ए इज द हाइट ऑफ टोटल ह्यूमन फिगर. ठीक है. अब इसमें ये आया है द The most fascinating observation about the golden section, however, involves the human figure. तो जो भी golden section में important observation ये थी कि human figure की, the if a horizontal line is drawn, अगर horizontal line navel से बनाते हैं तो body के measurement तीन parts में divide हो जाते हैं. The distance from top of the head to the floor, head से top of the head and floor तक, क्योंकि जहाँ पे हमारे legs rest करते हैं वो floor height होती है, फ्लोर का लेवल होगा. और दिस इज द टॉप ऑफ द हाइट, टॉप ऑफ द हेड बोलते हैं इसको. एंड अनदर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द नेवल टू द फ्लोर, फ्रॉम नेवल टू द फ्लोर another, and while the third represent the distance from the top of the head to the navel. So all these from navel to top of the head. So in तीन categories में body dimensions को divide किया गया, proportions को divide किया गया है. तो ये proportions आए कैसे, and what is the anthropometry? Anthropometry is basically the science dealing specifically with the measurement of the human body to determine differences in individual groups, that is termed as anthropometry.
तो एक साइंस है, एक स्टडी है जिसमें ह्यूमन बॉडी को मेजर किया जाता है कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स की बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हैं, बहुत सारे एज ग्रुप हो गया, बहुत सारे ऑक्यूपेशन के लोग हैं, और देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। सो इन उन सब का ही स्टडी हुआ है, और उस स्टडी में आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में ये क्लियर किया गया है कि उस स्टडी के बाद ये जो फिगर बनाया गया है, ये 5th एंड 95th परसेंटाइल, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। 5th और 95th परसेंटाइल में आगे आपको बताऊंगी कि कैसे यूज हुआ है, बट यहाँ पे ये जान लेते हैं कि 5th और 95th परसेंटाइल होता क्या है। जैसे बहुत सारी ह्यूमन फिगर्स को स्टडी किया गया है, बहुत वैरायटीज ऑफ ह्यूमन फिगर्स को स्टडी किया गया है, तो उनकी हाइट्स अलग हैं, बॉडी, हर बॉडी पार्ट का शेप और उसका लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, ऑल दीज आर डिफरेंट। तो जो एक एक हम एक 3 वर्ड्स निकाले गए हैं, ऑप्टिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। 5th परसेंटाइल ऐसा है कि अगर 100 पॉपुलेशन है, 100 नंबर ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी की गई है, तो जो मिनिमम वाला 5% पॉपुलेशन है, एक उसका डेटा लिया गया है, और एक मैक्सिमम वाला जो 5% है, यानी कि जो 95th पोजीशन पे आता है, इसका मतलब 5% जो मैक्सिमम वाला है वो लिया गया है। और जो बीच का होता है इट्स कॉल्ड दी एवरेज, और जिसको हम बोलते हैं एवरेज परसेंटाइल। तो ये वाला हम निकालते हैं, और कभी भी आप स्टडी एंथ्रोपी कहीं पे भी डेटा इसका देखेंगे तो हमेशा 5th और 95th परसेंटाइल का ही डेटा या उसके मेजरमेंट्स दिए होते हैं उस स्टडी में और उस फिगर में। कभी भी एवरेज नहीं दिया जाता, एवरेज हमें निकालना होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिचुएशन और कौन सा एज ग्रुप, कौन सा ऑक्यूपेशन, मेल और फीमेल या चाइल्ड या न्यू बॉर्न, किसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, किसके लिए स्पेस को कंसिडर किया जा रहा है। Okay, now coming to type of data, human body dimension that impact on design of interior spaces are basically of two types, structural और functional dimensions होती हैं। structural dimensions वो होती हैं जो static होती है, जो कि इंक्लूड मेजरमेंट्स ऑफ हेड, टॉर्सो, लिम्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर उनको स्टैटिक कर दिया जाए, रोक दिया जाए और उनकी फिर डायमेंशन ली जाए, तो उनकी वो वाली डायमेंशंस जो होती हैं ह्यूमन बॉडी की या फिगर की, दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल डायमेंशंस। और फंक्शनल डायमेंशंस बोलते हैं जो कि डायनेमिक होती है, जो कि चेंज होती है एज पर फंक्शन। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा बॉडी मूवमेंट या हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, हेड मूवमेंट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वॉशरूम में कोई फिक्चर और फिटिंग यूज कर रहे हैं, तो हमारे ये सारे जो मूवमेंट है ये चेंज हो जाएंगे। तो ये फंक्शनल डायमेंशंस हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, डायनामिक हैं। और स्टैटिक स्ट्रक्चरल डायमेंशंस वो होंगी जो कि स्टैटिक होती हैं, लाइक हेड और टो, हेड और टिल द फ्लोर लेवल की जो हाइट है, हमारे हेड का जो सर्कम्फरेंस है, हैंड का जो नेवल का लेवल है, ये सारे जो डायमेंशंस है दैट आर फिक्स। तो why एंथ्रो इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड इसके बिना हम आर्किटेक्चर को, मतलब स्पेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, या हम बहुत सारे जो फंक्शंस उसमें पुट करते हैं अपने डिजाइन में, इसको नहीं इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स, ऑल द स्पेसेस, ऑल द मूवमेंट, ऑल द फर्नीचर, और जो भी हम इंटीरियर में डिजाइन करते हैं, एक्सटीरियर में, या जो भी एलिमेंट्स होते हैं, फ्रॉम डोर टू विंडो टू वेंटिलेटर टू जितने भी फिटिंग्स फिक्चर्स फिक्स किए जाते हैं, ये सब जगह पे एंथ्रो की स्टडी को कंसिडर किया जाता है। नाउ कमिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज, पुराने जमाने में जब हमारे पास कोई मेजरमेंट मतलब एक टेक्निकल या डिजिटल तरीका तो था नहीं, तो हम बहुत सारे इस तरीके से मेजरमेंट्स बनाए थे, जैसे वर्नियर कैलिपर एंड दिस थिंग। और हर तरह के कैलिपर्स ही बने थे, जैसे ये आप देख रहे हो, कैलिपर्स ही बने थे जिसके थ्रू अगर हम पाम की विड्थ मेजर करनी है तो उसको बीच में रख के ऐसे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट उसकी डायमेंशन आ जाती है। या हेड के लिए करना है तो एक पोल पे एक यहाँ पे मार्किंग होगी पोल पे, और पोल पे एक हॉरिजॉन्टल एक अगेन कुछ मेटल का एक्सट्रूजन होता है, जिसकी वजह से जो भी ये मूवेबल होता है यहाँ पे, और जितनी हाइट हमें चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ सिकल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर हेड सर्कम्फरेंस के लिए यूज किया जाता है।
And like this, we have different kind of instruments which is used for measuring different parts of the body. So structural and body dimensions, होंगी जिसमें स्ट्रक्चरल डायमेंशंस होंगी, जैसे इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग तो क्रॉच हाइट क्या है, एल्बो हाइट, एल्बो की हाइट कहाँ तक है, आई लेवल क्या है, आई की हाइट, शोल्डर ब्रेथ, इफ अ पर्सन इज सिटिंग देन शोल्डर ब्रेथ कहाँ से कहाँ कंसिडर, दीज लाइंस जो भी आप ये लाइंस देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये वाला जो लोअर लेवल है दैट इज फिक्स, क्योंकि ये फ्लोर लेवल होता है और यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे होते हैं तो फीट एक स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, एक लेवल पे होता है, तो दिस इज फिक्स। बट दिस हाइट दिस शुड बी कंसिडर्ड कि कहाँ से कहाँ तक है। और एल्बो हाइट है, ये जो एल्बो का जो जॉइंट होता है वहां तक कंसिडर करना चाहिए। आई है तो आई का जो मीडियन होता है, आई का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां तक कंसिडर किया जाता है। शोल्डर हेड इज फ्रॉम दिस कॉर्नर तो दिस कॉर्नर इज शोल्डर ब्रेथ। मिड शोल्डर हेड हाइट सिटिंग, तो मिड शोल्डर अगर कंसिडर करना हो तो नेक और जो शोल्डर है उसके मिड का पोर्शन, और जहाँ से जिस लेवल से हम बैठे हैं उस लेवल से हमें स्टार्ट करना है, उसको मेजर करना। देन बटक टो लेंथ, बटक से और जो टो है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका फीट एंड हो रहा है वहां तक उसकी मेजरमेंट को बटक टो लेंथ बोलेंगे। आई हाइट सिटिंग, तो आई का जो लेवल है और सिटिंग का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड आई हाइट सिटिंग। अब यहाँ पे जो भी आप ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल हर जगह रिपीट होगा आगे इन दिस फॉर्मेट ओनली, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था, 5th और 95th परसेंटाइल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे ऑप्टिमम वाला जो एवरेज वाला जो डिमेंशन होता है वो कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, वो हमें अकॉर्डिंगली निकालना पड़ता है। बट जो मिनिमम होता है, जो मिनिमम होता है वो 5th परसेंटाइल के डायमेंशन होते हैं, जो 5% ऑफ पॉपुलेशन की स्टडीज से आया है जिनकी हाइट सबसे कम थी। और 95th परसेंटाइल वो होता है जिनकी हाइट सबसे ज्यादा थी, तो उनकी जो 5% पॉपुलेशन की जब स्टडी की गई तो ये वाले हमें डायमेंशन मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्बो हाइट की बात करें तो बी इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर में देखें तो 95, यानी कि अगर हाईएस्ट जाते हैं तो मेन में 120 120.1 सेंटीमीटर इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ एल्बो हाइट जो मेन में है, मेन की निकाली गई। और वुमेन की जो टॉलेस्ट वुमेन है उनकी अगर निकाली जाए तो 110.7 110.7 सेंटीमीटर की हाइट आई है फॉर वुमेन। और अगर हम लोएस्ट की बात करें, जिनकी कम हाइट है या लोएस्ट हाइट की पॉपुलेशन में से निकाला गया है, तो यही भी हाइट मेन की 104.9 हो जाएगी और वुमेन की 98.0 आएगी। तो इस तरीके से ए बी सी डी ये जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हैं ये सबके हाइट और विड्थ हैं। एंड बाय एज एंड सेलेक्टेड परसेंटाइल, सेलेक्टेड परसेंटाइल यही है फिफ्थ, और हर एज ग्रुप का भी इसमें वो निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं चाइल्ड का डिस्कस या न्यू बॉर्न का डिस्कस नहीं करूंगी। इट्स एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मैन और वुमेन, ठीक है। और फंक्शनल बॉडी डायमेंशंस क्या होती है, फंक्शनल जैसे अगर हम हाथ अपना एक्सटेंड करते हैं किसी काम के लिए तो थंब टिप रीच एक्सटेंडेड, तो थंब की जो टिप होती है वहां तक और अपना जो बॉडी स्टार्ट होती है तो वहां तक जो डायमेंशन दी जाती है दैट इज कंसिडर्ड एज थंब टिप रीच एक्सटेंडेड दिस डायमेंशन। बटक हील लेंथ, इफ यू आर अगर हम अपने पैर को एकदम स्ट्रेट रखते हैं और किसी यूज के लिए, जैसे जनरली स्टीम और सोना एरियाज में इस डायमेंशन का यूज होता है। थंब टिप रीच में हम ये जनरली किचन और जब अलमीरा या वार्डरोब यूज करते हैं तो इस पोजीशन में होते हैं। साइड आर्म रीच भी कभी कभी जब हम किचन में यूज करते हैं इस चीज के लिए, या स्पेस को डिफाइन करने के लिए अगर हम स्पेस या गैलरी डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे इस पोजीशन का यूज करेंगे। तो हर हर स्ट्रक्चरल बॉडी या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बॉडी मूवमेंट की यूसेज है कहीं ना किसी इंटीरियर या एक्सटीरियर स्पेस में। बेसिकली यहाँ पे हम इंटीरियर स्पेस स्टडी कर रहे हैं। वर्टिकली रीच हाइट सिटिंग, अगर हम बैठे हैं और अपने हाइट को अप करके इसको स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे इसको बोलेंगे सी पोजीशन।
सी में अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसी हाइट पोजीशन की बात करें तो वर्टिकली रीच हाइट सिटिंग है, तो अगर हम बैठे हैं और वहां हाथ के टिप तक जो नेल का जो टिप फिंगर का टिप है वहां तक अगर हम हाइट से कंसिडर करें तो सी आता है। सी अगर हम स्टार्ट में देखें तो 95th परसेंटाइल यानी कि हाईएस्ट हाइट, सबसे ज्यादा इनकी हाइट थी मेन की तो 131.1 सेंटीमीटर की हाइट है ये, और वुमेन की है 124.7। और अगर हमें मिनिमम या ऑप्टिमम के लिए हमेशा डिजाइन करते हैं ना कि मैक्सिमम के लिए, तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हाइट ज्यादा है कि नहीं है तो हम इसका ना मीन निकाल लेंगे 117.1 और 101.1 डिवाइडेड बाय 2, तो जो भी आएगा वो ऑप्टिमम के लिए डिजाइन होगा। ओके, नाउ कमिंग टू मेल के लिए डिस्कस करते हैं हेड फेस एंड फुट डायमेंशन। तो हेड डायमेंशन कैसे ली जाती हैं, अगर बी की बात करें तो बी इज यहाँ से यहाँ तक जिसमें सरकमफरेंस का एक डायमीटर क्लियर हो जाता है। और पाम की अगर डायमेंशन ले तो पाम की दो तरीके से लेते हैं, यहाँ जो क्रॉस जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहां से टिप ऑफ फिंगर, और पाम पाम जहाँ तक होता है वहां पे करते हैं, लेकिन नीचे वाली फिंगर से नहीं लेते, हम टॉप वाली फिंगर से लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑल दीज आर क्राइटेरिया। नाउ कमिंग टू जॉइंट मोशन। जॉइंट मोशन होता है, जैसे बहुत सारे मोशंस होते हैं, जॉइंट फेस के जॉइंट्स होते हैं, बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, तो उनमें मोशन होता है। जैसे हाइट अगर हम मूव करें तो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रंट एंड बैक डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो कितना मूवमेंट एंगुलर मूवमेंट है ये हमें समझना है यहाँ पे। हाइपर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सियन लेटरल बेंडिंग, ये वाई आर वी स्टडिंग दिस, क्यों हमें जरूरत है कि हेड कितना मूव कर रहा है या बॉडी के पोस्चर्स की मूवमेंट इतनी क्यों है, बिकॉज ये सारे मूवमेंट्स और इन सारे एंगल्स का यूज अब हम स्पेसेस डिजाइन करने में करेंगे, क्योंकि जैसे किचन में या वाइल यूजिंग वॉश बेसिन हम अपना हेड मूव करते हैं, हम बेंड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंक या किचन सिंक या वॉश बेसिन की हाइट कितनी हो कि हमें कंफर्टेबल पोजीशन में से यूज कर सके, या किचन काउंटर की हाइट कितनी हो कि हम जब बेंड करें हमारा जो मूवमेंट हो बेंडिंग मूवमेंट हो, तो बेंडिंग का जो एंगल हो उस हिसाब से हम किचन काउंटर पे रखे सामान को कटिंग कटिंग प्रॉपरली कर सके, वहां पे कुकिंग प्रॉपरली कर सके, वॉशिंग कर सके, और काउंटर्स अगर ओवरहेड काउंटर या अंडर काउंटर है तो उनको यूज प्रॉपरली कर सके। सो दीज आर एंगल्स, एंगल डिटरमाइन करते हैं एक हाइट अचीव करने के लिए। नाउ शोल्डर का मूवमेंट, दिस इज न्यूट्रल, एबडक्शन, एलिवेशन, ऑल दीज आर अगेन द मूवमेंट्स। एल्बो और फोर आर्म के लिए ऑल दीज आर मूवमेंट्स। एल्बो को अगर हम मूव करते हैं तो 145 डिग्री का मूवमेंट होता है, तो ऑल दीज आर मूवमेंट। फ्लेक्सियन और टेंशन यानी कि अगर हम पाम का मूवमेंट करते हैं, पाम के फिंगर्स का मूवमेंट करते हैं, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं। देन अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे नी के कुछ मूवमेंट्स है, देन आपके एंकल मूवमेंट है, फुट के मूवमेंट है। सो ये इसलिए बताया गया है कि ये सारे जो मूवमेंट्स है, जैसे हम अभी लास्ट ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये इंटीरियर स्पेसेस के लिए भी यूज होते हैं, बट फर्नीचर डिजाइनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए भी इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। लाइक अगर हम फुटवियर डिजाइन कर रहे हैं या अगर हम ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं तो इन सब के लिए भी बहुत यूज करते हैं। बट स्पेशली अगर हम आर्किटेक्चर की फील्ड में है तो हम यहाँ की बात करें तो आर्किटेक्चर में भी वास्टली एंथ्रोपोमेट्री का इसकी स्टडी का यूज होता है। नाउ कमिंग टू रेजिडेंशियल स्पेसेस में कैसे एंथ्रो यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर लिविंग रूम के लिए हम कैसे यूज करेंगे एंथ्रो की स्टडी को, कि फर्नीचर का साइज कितना होना चाहिए लिविंग के लिए, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो अगर हमें टू सीटर सोफा, लिविंग रूम इज अ ड्राइंग रूम ऑल्सो वी से, तो ड्राइंग रूम के लिए या लिविंग रूम के लिए अगर हमारे पास टू सीटर सोफा है तो वो टू सीटर सोफा की लेंथ टोटल कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दी एंथ्रो स्टडी, एंड हम कंफर्टेबल सिटिंग कर सकें उसमें। तो ये यहाँ पे ये जो चार्ट दिया है, आप लेफ्ट साइड में जो चार्ट देखा है ये मेल का है, और राइट साइड में जो ये जो चार्ट है ये
फीमेल का चार्ट दिया हुआ है। तो अगर हम अभी सिर्फ फीमेल की बात करें तो यहाँ पे ए इज द पोजीशन जिसमें पहले तो ये जो ह्यूमन फिगर है ये सिटिंग पोजीशन में है, अपने हेड हाथ को अपने थाइस पे रेस्ट करा रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग टू सीटर सोफा है, तो टू सीटर सोफा के लिए डी जो इसमें स्पेस दी गई है, डी इज 152 टू 22.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये डी स्पेस है वो 22.9 के लिए सॉरी फॉर, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ना तो ये वाला जो चार्ट है ना ये इसके लिए, तो हम ये उस वाले चार्ट को देखेंगे। तो मेल के लिए जो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, ए जो ए है यहाँ पे 106.7 टू 121.9। तो यहाँ से बैक ऑफ सोफा से आगे तक जहां तक उसके लेग्स है, टोटल स्पेस जो सोफा विद ह्यूमन फिगर आता है वो आता है ये वाली रेंज। तो इसके बीच की हम इसमें भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बीच की कोई भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इज 106.7, इससे बिलो नहीं जा सकते, और 121.9 इससे अबव नहीं जा सकते, until unless there is very much special kind of space we are designing for any, for the most comfortable position के लिए कर रहे हैं, या और कोई एक्स्ट्रा या एक्सक्लूसिव स्पेस के लिए अगर हम डिजाइन करें तो हम इन स्टैंडर्ड्स के बियॉन्ड जाएंगे, अदरवाइज दिस इज standard dimension for standard spaces. Now coming to this B, this is the distance between the back of sofa and body के back से, so this is by 15.2 to 22.9 in centimeters। और अगर आगे बात करें तो अगर दो लोग यहाँ पे बैठे हैं तो D और D यहाँ पे आ जाता है, तो 71.1 and 71.1। so this makes जो कंबाइन कर लेंगे इसको तो टोटल जो सोफा की डायमेंशन है वो निकल के आ जाएगी, दैट इज ई। ई देखें तो 157.5 से 172.7 इज द टोटल width of two seater sofa, and A by E is the A by E is the space जो कि एक two seater sofa ऑक्यूपाई करेगा इन अ लिविंग रूम। सिमिलरली सेम स्टडी परफॉर्म की गई है फॉर थ्री सीटर सोफा, और उसमें ये आया है इन्फ्रेंस ये था कि ए जो है ए विल रिमेन द सेम, यस बिकॉज पोजीशन ह्यूमन बॉडी की सेम है, वेट ऑफ सोफा इज सेम, तो ए विल रिमेन द सेम। बट यहाँ पे तीन लोग बैठे हुए हैं तो अकॉर्डिंगली जैसे डी यहाँ पे दो डी था तो एक डी और ऐड हो जाएगा, तो एक न्यू एफ फिगर आएगी। एफ इज 228.6 to 243.8। so this is the space, और this is the dimension जो हमें जो थ्री सीटर सोफा ऑक्यूपाई करेगा एक लिविंग रूम में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हमारे ये ए तक की स्पेस जाना इसलिए जरूरी, क्योंकि जैसे अगर हम सोफा रखते हैं तो बैक ऑफ सोफा और फुट का हमें ये जो बफर है सोफा की जो लाइन होती है यहाँ तक फैब्रिक खत्म हो जाता है जहाँ पे मेरे आप एरो देखते हैं, बट इसके बाद ये बफर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होता है अपने पैरों को प्रॉपरली रखना, और वो हमेशा एक ही पोजीशन पे सोफे पे नहीं बैठा रहेगा, वो हमें कुछ ना कुछ उसके लेफ्ट और राइट मूवमेंट्स होंगे, तो वो फ्री स्पेस हमें उसको प्रोवाइड करनी है वहां पे ताकि वो मूवमेंट कर सके। इसके बाद हमें जो सेंटर टेबल हम लगाते हैं उसके और उसके बीच में और थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, बिकॉज कोई भी अगर किसी को उठ के जाना है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और फिर उठ के जाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे जो भी स्पेस होगी सेंटर टेबल और इसके बीच की, तो थोड़ा सा गैप और मेंटेन करना होगा। जब हम एक सेंटर टेबल यहाँ पे बीच में रखेंगे और उसके सामने तो दो सिंगल सीटर सोफा लगाएंगे या डबल सीटर सोफा लगाएंगे, तो ये सारे डायमेंशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें। नाउ कमिंग टू, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी इसी में डेटा दिया हुआ है जी एंड। अगर टू सीटर सोफा की बात करते हैं तो टोटल बैक से लेके फुट तक की डायमेंशन आ रही है जी, और टोटल आई आ रही है, आई जो डायमेंशन आ रही है टोटल आ रही है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो जी इज 101.6 to 116.8 and I is 147.3 to 162.6।
तो ये सारी स्पेसेस की है इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जो ये फीमेल ह्यूमन फिगर को स्टडी करके ये डायमेंशन का इंफरेंस निकाला गया है। सिमिलरली फॉर 3-सीटर जी विल रिमेन द सेम, एंड यहाँ पे जे में कन्वर्ट हो गया है, आई जे में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 women are sitting। तो 3 फीमेल्स के लिए जो जे स्पेस आई है दैट इज 213.4 टू 228.6। तो अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल की स्पेसेस में, तो एफ एंड जे में कंपेरिजन करें तो एफ और जे में हम देख सकते हैं काफी ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज मेल बॉडी का स्टडी में पाया गया है दे हैव मच मोर, मतलब उनके डायमेंशन ज्यादा होते हैं, जो भी डायमेंशन हेड हाइट है, मूवमेंट है, उनकी जो स्टडी की गई है वो ज्यादा पाई गई है एज पर फीमेल। सो दिस इज, जो भी मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, ये दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो भी कलेक्ट हुआ है, जो एंथ्रो स्टडी के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड निकाला है फॉर एंथ्रो स्टडी। तो ये एक मैनुअल बना है प्रॉपर फॉर स्टडी एंड फॉर स्टडिंग एंथ्रो एंड इंटीरियर स्पेसेस के लिए, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं, उसी को ही जनरली फॉलो किया जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक 2 सिंगल सीटर सोफा लगे हुए हैं, और उनके जो बीच की स्पेस है या उनको कैसे लगाना है, उसके आगे कितनी स्पेस चाहिए होती है सिंगल सीटर सोफा को, वो देखेंगे। कॉर्नर लाउंज चेयर सीटिंग मेल एंड फीमेल, तो सी इज द स्पेस जो बैक से इसके जहाँ पे इसका लेग फीट आ रहे हैं इसके वहां तक के पॉइंट है सी। तो सी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 106.7 से 121.9, ठीक है। तो ये वाली जो स्पेस है ये इतनी वेरी कर सकती है, ठीक है। ये आर्मरेस्ट होता है सोफा में, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कुशन, कुशन लगाते हैं तो कुशन की विड्थ अलग होती है जब हम बैठे होते हैं, ठीक है। बैठने के बाद जो सिटिंग स्पेस होती है वो अलग होती है, कुशन की थिकनेस अलग होगी सोफा में, और आर्म रेस्ट की जगह अलग होती है। तो तभी ये तीनों पोजीशंस को मिला के एक सोफा, प्रॉपर सोफा कंसिडर किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, लिखा है कुशन, तो कुशन ऑब्वियसली बात है कुशन लगाना है, क्योंकि आर्म रेस्ट, कुशन सपोर्ट करता है, बट आर्म रेस्ट एक पोजीशन, आर्म रेस्ट एक स्पेस होती है जहाँ पे आर्म्स को रेस्ट कराया जाता है। तो अगेन सेम यहाँ पे जो डायमेंशन है वो इसके लिए भी फॉलो हो जाएंगे। तो ये जो देख रहे हो आप एफ और जी, ठीक है। एच एफ यहाँ पे आ रहा है जिससे 81.3 96.5। तो कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम सिंगल सीटर की बात करें तो विड्थ इज 81.3 टू 96.5, और एच, दिस इज द एच, दिस इज 101.6 116.8। तो ये मेल की बात हो रही है, यहाँ पे फीमेल, दिस इज द पोजीशन सिंगल सीटर मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। तो आप कैसे पहचानोगे यहाँ पे मेल और फीमेल? बेसिकली जो विड्थ प्रपोर्शन है बॉडी साइज का उससे क्लियर हो रहा है कि ये मेल बॉडी का यहाँ पे डायमेंशन क्लियर किया गया है, और यहाँ पे फीमेल बॉडी 1 सीटर सोफा के साथ क्लियर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी सीटिंग है उसको, जब हम लिविंग रूम में चेयर्स या सोफाज या रिक्लाइनर्स लगाते हैं, तो कैसे और बाकी स्पेसेस, बाकी फंक्शंस के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करनी है। जैसे सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर्कुलेशन, कंफर्टेबल सर्कुलेशन स्पेस 2 सोफास के बीच में हो, सोफा सेट या सिंगल सीटर हो चाहे डबल सीटर हो, तो उसको कैसे करना है वो एक बार हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एक सिंगल सीटर सोफा लगा है और इधर एक सिंगल सीटर सोफा लगा है, ठीक है। तो सिंगल सीटर सोफा के बीच की स्पेस कैसे दिखाएंगे? जैसे ये इफ अ पर्सन इज गोइंग, ठीक है, ये 24 इंचेस की स्पेस ले रहा है, इसका जो चेस्ट का पूरा डायमेंशन है दैट इज 24 इंचेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो 24 इंचेस की स्पेस तो एट लीस्ट उसे चाहिए यहाँ से जाने के लिए, और अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 24 और 24, यानी कि जो भी सर्कुलेशन जोन बनेगा ये टोटल आई का बनेगा। आई इज 121.9 टू 152.4 आई आया है 2 ह्यूमन बॉडी के चेस्ट को मिला के, प्लस एक्स्ट्रा कुछ स्पेसेस, ताकि उनका जब वो आपस में क्रॉस करे तो उनके हाथ ना टकराए आसपास में, तो एक बफर स्पेस दोनों तरफ से हमें ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें कंसिडर करने होते हैं व्हाइल डिजाइनिंग एनी लिविंग रूम।
अब और भी इसमें स्पेसेस हैं। यस, अब अगर हम एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो लाउंज सीटिंग और क्लियरेंसेस की बात हो रही है ना, कि अगर हम को ये अगर सेंटर टेबल है तो सेंटर टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए और कितनी दूरी पे हमें रखना है, सो दैट जो आई कांटेक्ट है हम जो भी हम आपस में सामने और कहीं भी बैठते हैं लोग, तो उनसे आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली कैसे करना है, ठीक है। सो वी शुड कीप इन द माइंड कि this height, this center table height should be F. This coffee table F is 30.5 to 45.7. Okay. If we refer this table according to this thing, तो यहाँ पे जो हाइट दी गई है that is F and F is 30.5 to 45.7. Okay. So again referring to other dimensions A, C, A is the eye to eye level, जो कि मैक्सिमम पर्सनल स्पेस है, जो कि दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन between both the persons, that is A. A is 213.4 to 264.5. Yes, so this is the space which is required for effective communication between two persons who are sitting in a living room. एंड अगर इससे ज्यादा होगी, अगर ये वाली जो डिमेंशन दी गई है 264 से ज्यादा होगी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लिविंग रूम में कोई भी बैठा है तो नहीं हो पाएगी। सो ऑल दीज डिमेंशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट कि कैसे हमें ऑल दीज सोफाज एंड जो सेंटर टेबल है या कॉफी टेबल है उनको प्लेस करना, और जो क्लियरेंस है, जो बीच की स्पेस है, वो हमें कैसे इसमें देनी है, वो हमने देखा अभी यहाँ पे। डी डी देख रहे होगे यहाँ पे, डी जो है वो देखो ये वाली लाइन आ रही है, ये इसके सोफा के कॉर्नर से है, और ये वाली जो लाइन है ये टेबल के कॉर्नर से। तो डी जो है ना वो क्लियरेंस है यहाँ पे। अब देखो क्लियरेंस कितना देना चाहिए, 40.6 से 45.7। ठीक है, अगर कोई बैठा है तो उसका जो क्लियरेंस स्पेस, अगर आप 450 देते हो क्लियरेंस स्पेस टेबल और इसके बीच में, तो उस क्लियरेंस स्पेस में उसका पैर भी कंसिडर हो जाएगा जो उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अगेन अगर हम बात करें आगे क्लियरेंस रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे देखो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग और यहाँ पे कॉफी टेबल है और 24 का अगर हम क्लियरेंस और इसमें चाहिए तो जी क्लियरेंस आता है, जी इज 76 और 91.4। अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ वो यूज करेगा जो भी सामान कॉफी टेबल में है, चाय कॉफी एक्सेट्रा, बट कोई मूवमेंट नहीं है बीच में यहाँ पे पर्सन का, तो हमारे लिए डी स्पेस काफी है। डी है 40.6 टू 45.7। बट अगर हम क्लियरेंस की बात करें कि कोई भी पर्सन यहाँ से जाएगा बीच से, उनके जो कॉफी टेबल है और जो भी सोफा है उसे बीच से निकल के भी जाना है, वाई, क्योंकि सर्विंग हो सकती है, मे बी कोई ऐसी स्पेस डिजाइन है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही होती है, वो बीच से निकल के जाएगा, तो वहां पे हम क्लियरेंस 24 तो लेंगे, बिकॉज 24 तो चेस्ट की टोटल विड्थ आ ही रही है, प्लस एक्स्ट्रा बफर के लिए हम जी ले लेंगे, तो जी टोटल जो हमारी मिलती है वो है 76.2 टू 91.4। तो जो सोफा का एंड है और जो कॉफी टेबल का एंड है उसके बीच की टोटल क्लियरेंस होगी जी, वो जो आपको क्लियर हो गई अभी कि 24 प्लस बफर स्पेस रहते हैं, 24 आता है चेस्ट की स्पेस, जो भी ह्यूमन बॉडी का चेस्ट का टोटल डिमेंशन होता है उसे कंसिडर किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम ले रहे हैं तो सेम लेनी है। इट वेरीज, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जो कॉफी टेबल की वेट है वो वेरी करती है बिकॉज आपको ये बताना है कि आपको जो सेंटर टेबल है उसका यूसेज क्या है और कितने लोगों के लिए डाइनिंग डिजाइन हो रही है, दैट वो एक फैक्टर होता है कॉफी टेबल या सेंटर टेबल की वेट और हाइट, लेंथ और वेट डिसाइड करने का। हाइट, क्योंकि हाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइट का ऑलरेडी रेंज दिया हुआ है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू रिक्लाइनिंग चेयर, जो भी अगर हम चेयर रिक्लाइनर चेयर यूज कर रहे हैं फुटरेस्ट के साथ, तो उसकी भी डायमेंशंस दी हुई है कि हम उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई दिया है तो आई टोटल विड्थ अगर हम रिक्लाइनर के लिए दे रहे हैं तो आई स्पेस दी जाती है, आई इज 162.4 टू 172.7। मतलब अगर हम टोटल रिक्लाइनर की बात करें
अगर हम इसको बेंड भी करते हैं तो वहां तक की पोजीशन की बात करें तो 162.4 to 172.7 is the total space which we will consider accordingly for reclining chair. Okay. In this figure, we'll study about wall unit and access by male and this is by female. तो हाइट का डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल में. तो यहाँ अगर हम मेल विल स्टडी फॉर मेल, देन द हाइट ऑफ शेल्फ, ये जो लास्ट शेल्फ होती है, दिस इज द लाइन फॉर रूफ. ठीक है, या जो भी सीलिंग हाइट है, लास्ट सीलिंग हाइट है. एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ शेल्फ जो कि हमें प्रोवाइड करनी चाहिए इफ अ मेल इज एक्सेसिंग यहाँ पे उस रैक को. अगर मेल एक्सेस कर रहा है तो दैट इज एफ. इफ एफ वी विल कंसिडर यहाँ पे तो 182.9 इज द मैक्सिमम हाइट, यानी कि 180 इज द मैक्सिमम हाइट जो हमें प्रोवाइड करनी है लास्ट शेल्फ की. और अकॉर्डिंगली हम बाकी शेल्फ की अगर पोजिशन डिसाइड करते हैं तो वो हम उसके अकॉर्डिंगली कम कर देंगे. ठीक है. देन टोटल अगर साइड की बात करें तो साइड जो डिस्टेंस होती है, साइड बॉडी डिस्टेंस होती है, दैट इज 23. ओके. देन ए इज गिवन एज जो वॉल की डिस्टेंस है और जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो स्टार्टिंग होती है वहां से वॉल की कितनी विड्थ आ रही है या डिस्टेंस आ रही है, दैट इज ए 45.7 to 61.0. इसका मतलब जो हमारा वॉल यूनिट है उसकी विड्थ 45.7 से 61.0 होनी चाहिए. तो बी और सी, ये जो यहाँ से आप देख रहे हो बॉडी, दिस लाइन एंड दी लास्ट लाइन जहाँ पे हम उसको बैठ के भी ऑपरेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर है, स्टोरेज कैबिनेट है, उसमें ड्रॉर्स होंगे तो ड्रॉर्स को हम आगे खिसकाएंगे. जब उन्हें अपने तरफ पुल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम बैक होंगे. और तो बैक जब होंगे तो हमें पता है कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ से फ्रॉम माई दिस एरो टू दिस एरो, तो ये जो स्पेस है ये एक्टिविटी जोन में आ जाती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस है. तो वो स्पेस अगर हम कंसिडर करें टोटल, तो बी और सी जो है वो कैबिनेट और ड्रॉर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड की गई है, दैट इज 121.9 to 147.3. दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस विच इज प्रोवाइडेड टू ऑपरेट द स्टोरेज कैबिनेट. तो सिमिलरली दिस इज फॉर फीमेल. फीमेल के लिए भी सेम कंडीशंस है स्पेसेस की, बट डिमेंशंस आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू बॉडी साइजेस. नाउ अगर हमें कोई आर्ट वर्क डिस्प्ले करना है वॉल पे, अगर कोई आर्ट वर्क डिस्प्ले करना है वॉल पे, तो आर्ट वर्क की जो हाइट है, हम तीन कंडीशंस को लेके चल रहे हैं, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड. तो जो हाइट है आर्ट वर्क की, वो अगर हम लगाएंगे, टॉप ऑफ द आर्ट वर्क की हाइट होनी चाहिए. ये वेरिएबल होगा बिकॉज लोएस्ट की अगर हम फिक्स करते हैं, आर्ट वर्क हमेशा जब भी इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है आर्ट वर्क का वो फिक्स होता है, क्योंकि उससे नीचे देख पाना, जैसे सपोज अगर हमने इसी आर्ट वर्क को यहाँ से लगा दिया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो उससे नीचे देख पाना अनकंफर्टेबल होता है रादर देन लुकिंग एट द टॉप. तो जो बॉटम हाइट होती है आर्ट वर्क की, वो फिक्स करनी चाहिए रादर देन दी टॉप वन और द मिडिल वन. मिडिल वाली तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी बिकॉज वो आई लेवल से उसका एडजस्टमेंट होगा. तो बॉटम जो है वो डी है, दैट इज 91.4 और 91. अगर हम कहीं पे सिंगल डायमेंशन देख रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द वन एंड ओनली डायमेंशन वी हैव टू फॉलो. ठीक है. तो यहाँ पे आ रहा है बॉटम है 91.4 और वी कैन से 91. तो 910 mm यानी कि 91 सेंटीमीटर टोटल हाइट बॉटम की रखनी है आर्ट वर्क की, और वहां से हाइट ऑफ आर्ट वर्क स्टार्ट हो जाएगा. और जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वो वेरी करता है, और ऊपर से थोड़ा सा हमें गैप अगर रखना है तो हम रख सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे ऊपर से गैप इसलिए रखते हैं बिकॉज अगर हम उस पर्टिकुलर किसी लाइट सोर्सेस को इल्यूमिनेट कर रहे हैं या लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन उस पर आ रहा है, तो ऊपर एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, यहाँ पे लाइट नहीं आएगी. तो अगर हमें लाइट वहां पे लेनी है तो हमें अपने लाइट फिक्सर का भी एडजस्टमेंट उस तरीके से करना पड़ेगा. एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन आर्ट वर्क एंड ह्यूमन फिगर, मेल की बात करें तो दैट इज बी 152.4 या 198.1. तो इतना डिस्टेंस अगर हम मेल के लिए कंसिडर करते हैं तो दैट जो आर्ट वर्क है वो प्रॉपरली विजिबल होता है, बहुत क्लियरली विजिबल होता है. सिमिलरली सी है फीमेल के लिए, दैट इज 76 to 105.
and for child it is again the angle. Okay, so जो नीचे वाला फिगर है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हम जो कोट वार्डरोब होती है उसे कैसे यूज करना है। अच्छा, बहुत जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कि डाइनिंग स्पेस में कैसे यूज करते हैं एंथ्रोपोमेट्री। तो अगर हम ऑप्टिमम प्लेस सिटिंग की बात करें तो ऑप्टिमम मैंने जैसे बताया था कि मिडिल जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज निकालते तो हमारे पास ऑप्टिमम स्पेस आता है। देखो पर्सन इज सिटिंग, तो ऑप्टिमम प्लेस सिटिंग जोन, ऑप्टिमम शेयर्ड एक्सेस जोन, ये टेबल की स्पेसेस के बारे में बता रहा है। ये सेंटर लाइन ऑफ टेबल है। सपोज ये आप ये जो फिगर नीचे देख रहे हो जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सीटर की है, तो 6 सीटर रेक्टेंगुलर टेबल में एक सेंटर लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि सेंटर लाइन से ही सारे जितने भी यूजर है डाइनिंग टेबल के सबको अपनी अपनी स्पेस प्रोवाइड की गई है। अब वो डाइनिंग टेबल का जो विड्थ आया वो कैसे आया है, क्योंकि जो अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल यूजर ऑप्टिमम प्लेस सेटिंग जोन है जो इसके लिए यूज होगी। ऑप्टिमम शेयर्ड एक्सेस जोन है, तो इतना जो जोन होता है ये शेयर्ड है, यानी कि बी जो इसको मिलेगी वो मिलेगी 45.7 सेंटीमीटर इसको मिलेगी, एक्सेस करने को मिलेगी यूजर को। और जो शेयरिंग स्पेस है इसमें दैट इज सी 22.9, ठीक है, ये जो स्पेस है ये शेयरिंग स्पेस है, ये 22.9 है, यानी कि टोटल स्पेस जो एक पर्सन लेता है दैट इज ए बाय डी ऑन डाइनिंग टेबल इज ए दैट इज 68.6 एंड डी इज 76.2। तो एक पर्सन डाइनिंग टेबल पे ए बाय डी स्पेस कंसिडर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि डाइनिंग टेबल की टोटल वेट या टोटल डिमेंशन क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। एंड मिनिमम की बात करें तो अगर हमारे पास हमें मिनिमम डायमेंशंस कंसिडर करके इसको आगे बढ़ना है तो सिमिलरली वही सारे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। ई जो टोटल स्पेस है यानी कि मिनिमम शेयर्ड एक्सेस जोन और प्लेस सेटिंग जोन। प्लेस सेटिंग इज जहाँ पे आप कटलरीज और वो सारे अपने प्लेट्स और बाउल्स को सेट करते हैं जहाँ पे हम लोग डाइनिंग लेते हैं। बट ये जो है ये शेयर्ड एक्सेस जोन है, यानी कि शेयरिंग होती है, यहाँ पे बाकी चीजें रखी जाती हैं। तो एफ और जी मिला के ई यहाँ पे बन रहा है। एफ इज 40.6 एंड जी इज 12.7। सो ई जो होगा वो कंबाइंड स्पेस होगा मिनिमम के लिए। अगर हम बात करें तो ई टोटल फॉर मिनिमम इज ई बाय एच, यानी कि 53.3 बाय 61.0। सो 53.3 बाय 61.0 इज द टोटल स्पेस जो कि एक सिंगल डाइनिंग टेबल यूजर ऑक्यूपाई करता है जब मिनिमम प्लेस सेटिंग की बात की जाती है, मतलब और थोड़ा सा कम स्पेस अगर हमें डाइनिंग में प्रोवाइड करना है तो। और दिस इज द स्पेस जहाँ पे प्रॉपर एक स्पेस ये एक जो डायमेंशन यहाँ पे दी गई है यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। तो सिमिलरली इन्हीं डायमेंशन को यूज करके अगर हम 3 सीटर बना रहे हैं या 4 सीटर बना रहे हैं, 5 सीटर बना रहे हैं, 6 सीटर बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, अपना डाइनिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं। Now coming to sleeping positions, स्लीपिंग पोजीशंस में ये जो आप बेड देख रहे हो, बेड की डायमेंशन कैसे आती है। अगर ह्यूमन फिगर मेल और फीमेल है तो टोटल मैंने बताया ये 24 इंचेस है, तो 24 इंचेस एंड 24 इंचेस दोनों सेम ली गई है। बट यहाँ पे जो टोटल 24 के बाद जो बीच का बफर जोन है ये यहाँ पे 1 2 3 जगह पे लिया गया है और लेग्स के पास भी बफर जोन लिया गया है, दैट इज ए एंड बी। यहाँ पे आप देख रहे हो ना ए और बी बफर जोन है, यानी कि ए हो गया 6.4 सेंटीमीटर एंड बी इज 19.1, यानी कि बी जो है यहाँ पे एक और बफर जोन है, बी जो है 19.1 सेंटीमीटर। तो टोटल जो सिंगल डबल बेड की विड्थ आ रही है दैट इज इफ यू विल जॉइन दिस थिंग n by c, ओके, n by c, क्योंकि c देखो यहाँ पे दिया गया ना, c देखो लेंथ है, लेंथ तो सेम ही रहेगी फॉर सिंगल सीटर हो चाहे डबल सीटर हो, विड्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ इज यहाँ पे n by c,
तो n यहाँ पे है 152.4 और c है 213.4, ठीक है। तो ये और L अगर देखें सिंगल सीटर की बात करें तो सिंगल सीटर इज 99.1, ठीक है। तो सिंगल सीटर और डबल सीटर इस तरीके से अराइव हुए हैं, ताकि जो हमने हाइट ली प्लस जो बफर जोन से और जो ऊपर के हेड हाइट से और नीचे के जो बफर जोन से इनको मिला के डबल बेड और सिंगल बेड डिजाइन हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें ट्विन बेड, दो बेड्स हैं और बीच के जो क्लियरेंस स्पेस है वो कैसे, दो बेड्स को कैसे लगाने हैं ताकि बीच का जो सर्कुलेशन स्पेस है या मूवमेंट है वो प्रॉपर बना रहे। तो बेड की पोजीशन, बेड की विड्थ है बी, बी इज, यहाँ पे देखिए बी इज 91 to 99, ठीक है। बी इज 91 to 99। बीच की जो स्पेस है सर्कुलेशन जोन है जो है सी, सी इज 91.4, दैट इज फिक्स बिकॉज यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नीचे सफाई करनी है, बेड पे कुछ अरेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद भी एक इफ अ सेकेंड पर्सन इज मूविंग अब साथ में, तो जो सी जो टोटल स्पेस निकल के आ रही है 91.4 वो इस तरीके से निकल के आ रही है। तो ये सारी चीजें हमें फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं जब हम किसी ना किसी स्पेस को डिजाइन कर रहे होते हैं। और सर्कुलेशन एंड जो बफर जोन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वो जनरली उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सिमिलरली बहुत सारी पोजीशंस हैं स्लीपिंग स्पेसेस की, जैसे क्लीनिंग है, सिटिंग है, फिर ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि हमारे स्लीपिंग स्पेस में ही होता है, तो वहां पे उसको कैसे ऑपरेट करना, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ड्रेसिंग टेबल की अगर देखें तो इम्पोर्टेंट इज एच, जो टेबल की हाइट है एच इज 71 to 76, so this is the height. So all these factors we should consider। या मेकअप, मेकअप या ड्रेसिंग टेबल, डेस्क या ड्रेसिंग टेबल और मेकअप या ड्रेसिंग टेबल की देखें हाइट, तो 75 to H is 71 to 76.2, okay। So this is the space. Now cooking spaces, कुकिंग स्पेसेस की बात, फॉर किचन विल सी काउंटर विद बेसिन, और यहाँ पे है काउंटर विद कैबिनेट्स, बेस कैबिनेट्स, यहाँ पे काउंटर विद बेस कैबिनेट, दोनों तरफ काउंटर्स हैं, तो बीच का सर्कुलेशन स्पेस कैसे आएगा, दिस इज सी एंड डी, यानी कि टोटल ए आ रहा है 152.4, 167 टोटल विड्थ रिक्वायर्ड होती है फॉर कुकिंग, because it will consider the circulation of one person and for the other person if he or she is sitting, क्योंकि वर्क जोन होगा, वर्क जोन डी होगा, ए का ही पार्ट है डी, ठीक है। तो डी होता है वर्क जोन जहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं, बट कुछ तो स्पेस हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होती है, बिकॉज हमें थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा इसलिए देनी होती है बिकॉज वो सर्कुलेशन के लिए काउंट होती है, कहीं कोई ना कोई मूवमेंट होता है उसमें, तो कोई डिस्टर्ब ना हो आपस में या कोई हर्डल ना हो या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसके लिए हमें वर्क जोन के अलावा एक सर्कुलेशन स्पेस प्रोवाइड करनी होती है दोनों काउंटर्स के बीच में। तो किचन में जनरली एक वर्क ट्रायंगल बनता है वाइल डिजाइनिंग अ किचन, क्योंकि वहाँ पे कटिंग होती है, स्टोरेज होता है और वॉशिंग एरिया होता है, तो ये सारे जो वर्क ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंगली ये सारी स्पेसेस डिजाइन हुई है। तो अगेन फॉर कुकिंग स्पेसेस अगर हम कुक कर रहे हैं तो उसके वो हमारा एक वर्क जोन कहलाएगा, उसकी स्पेस अलग होगी। देन वी हैव टू कंसिडर ऑफ सर्कुलेशन स्पेस ऑल्सो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 76 है 91.2, बिकॉज सर्कुलेशन स्पेस ज्यादा इसलिए यहाँ पे दी गई है बिकॉज जो भी सर्कुलेशन स्पेस के थ्रू जाएगा उसके हाथ में सर्विंग ट्रे होगी, तो वो उसका जो हाथ है वो ऐसे बेंड पोजीशन पे होगा, जो हमने जॉइंट स्टडी किए थे लास्ट, क्योंकि ये जॉइंट ना मूवमेंट, ये जॉइंट एंगुलर पोजीशन में होंगे, तो उसकी जो विड्थ होगी ह्यूमन फिगर की वो बढ़ जाएगी, और ताकि वो कंफर्टेबल पोजीशन से वो आगे निकल सके, कंफर्टेबल तरीके से वो आगे सर्व कर सके। ओके, सो लाइक दिस आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया कि कैसे कैसे स्पेसेस को कंसिडर करना चाहिए और कौन कौन से मूवमेंट, सर्कुलेशन स्पेस, वर्किंग जोन, ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं व्हाइल डिजाइनिंग एंड स्पेस, और किसी भी स्पेस को डिजाइन करने के लिए यही सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। सो नाउ एनी क्वेश्चंस?